बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। शहबाज शरीफ हुकूमत का तीसरा बजट कैसा है? मौशी माहिरीन इस बजट को कैसे देखते हैं? क्या हुकूमत वाकई स्टेबलाइजेशन का अचीव करने वाली है? हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि उसने मुखलिसाना तौर पर यह बजट पेश किया है, लेकिन मौशी माहिरीन इससे बरअक्स कहते नजर आ रहे हैं। मौशी माहिरीन की नज़र में यह बहुत ही फ्रेजाइल बजट पेश किया गया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। खसूसन जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं उन पर सेल्स टैक्स इंक्रीज कर दिया गया है, जिसमें फूड आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, स्वीट्स हैं और इसके साथ साथ जो क्रॉकरी के आइटम्स हैं, सैनिटरी आइटम्स हैं, परफ्यूम्स हैं, इन सब पर सेल टैक्स बढ़ा दिया गया है। 70 अरब रुपए जो है हुकूमत ने इससे वसूल करने हैं। फिर अगर गाड़ियों के शोबे की बात की जाए, इंपोर्टेड कार पर तकरीबन 25 अरब रुपए हुकूमत ने एस्टिमेट लगाया कि वो वसूल किए जाएंगे। टैक्स ड्यूटीज बढ़ा दी गई हैं। हुकूमत ने दूसरी तरफ जो फ्यूल है, पेट्रोल, वो सस्ता कर दिया है और कहा है कि मशरिक़ वस्ता के हालात जैसे ही बेहतर होंगे पेट्रोल को वो एवरेज जो इसकी बनती है उसमें कम कर देंगे और साथ इसका फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो GDP है वो 4% रखा गया है अगले साल की ग्रोथ। और फिर हुकूमत का ये कहना है कि वो महंगाई 8.2% तक जो है उसका तखमीना लगाया गया है कि वो इस सतह तक ले आएंगे। क्या हुकूमत कामयाब हो जाएगी? ये बजट कैसा है ओवरऑल, इस पर आज डिस्कस करेंगे। हफीज पाशा साहब जो साबिक वजीर खजाना हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया हफीज साहब। आप क्या देखते हैं? डॉक्टर साहब, कैसा बजट है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बजट पेश किया गया है उसमें कुछ चीज़ें मुनासिब हैं और कुछ चीज़ों पर हमें इस वक्त और तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैं जिक्र करूं कि आम तौर पे चूंकि हम IMF प्रोग्राम के छतरी में हैं तो इसलिए हमें वही करना पड़ता है जो IMF के टारगेट्स होते हैं। IMF ने टारगेट कहा था कि आने वाले साल में जो हमारा खसारा है बजट का वो 3.5% होना चाहिए GDP का। वो ही रखा है फेडरल गवर्नमेंट ने। कंसोलिडेटेड डेफिसिट दोनों फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कंबाइंड, ये माशाल्लाह अगर अचीव होता है तो ये बहुत वाज़े तौर पर स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। 4-5 साल पहले बजट डेफिसिट हमारा 7 से 8% होता था 8% था GDP जी। का। जी हाँ, बिल्कुल। अब अल्लाह का शुक्र है कि इस साल भी माशाल्लाह हम 3% पे आ गए हैं, सिर्फ 3% 2025-26 में। दिस इज प्रॉबेबली एन ऑल टाइम रिकॉर्ड। मगर इसके नतीजे में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं वो थोड़े से फ्रेजाइल हैं। 17.5% रेवेन्यूज में इजाफा फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यूज के टैक्स रेवेन्यूज में इतना बड़ा इजाफा, जबकि इकॉनमी में क्यूमुलेटिव ग्रोथ जो होगी वो कोई मुश्किल से 12-13% होगी अगले साल इन प्राइस नॉमिनल टर्म्स। और एक और जो हैरत अंगेज बात है जो तारीख में पहली दफ़ा किया गया है और वो ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अब फेडरल गवर्नमेंट को ग्रांट्स देंगे। ऐसा हमने कभी पहले सुना नहीं था कि ऊंची गवर्नमेंट नीचे गवर्नमेंट से पैसे लेती है ना। आमतौर पे फेडरल निज़ाम में होता ये कि जो सबसे टॉप लेवल की गवर्नमेंट है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देती है और फिर वो नेक्स्ट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट्स को देती है, इस तरह। सर मगर सर ये व्हाट आर पहली द दफा। रीजंस? हम ओवरऑल अगर देखें, हम 28वीं तरमीम जिसकी बातें कर रहे थे या जिसके रूमर्स थे उसमें भी हम यही करने जा रहे थे कि वो NFC अवार्ड में कटौती या सब डिविजन हम सूबों की कर देते। अभी अगर इस बजट में ये फोकस किया गया कि प्रोविंसेस फेडरल को ग्रांट देंगे, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 1000 तकरीबन 40 अरब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देना पड़ेगा। और साथ साथ यही एजम्पशन है कि जो सरप्लस जनरेट करते थे वो कैश सरप्लस जो कंसोलिडेटेड डेफिसिट को कुछ कम करता था उसमें कोई कमी नहीं आनी, इसमें इजाफा उसमें भी हो। तो माशाल्लाह हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं दे आर गोइंग टू बिहेव वेरी वेरी
जिसे कहते हैं ना डोसाइल फैशन, एंड दे आर गोइंग टू बी स्क्वीज्ड। और आपको तो शायद इस बात का अंदाजा होगा कि नॉमिनल टर्म्स में प्रोविंशियल डेवलपमेंट स्पेंडिंग अगले साल 22.5% ऑलरेडी कम कर दी गई है बजट में। जी जी बिल्कुल। गवर्नमेंट, आई मीन ये तो हद से ज्यादा कमी है। और इसमें नुमाया तौर पर एक प्रोविंस है जिस पर 45% कट है। आप तो गेस किया होगा कौन सा प्रोविंस है वो? जी 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 बिल्कुल। पंजाब। अब ये है कि हमें ये देखना है कि इस बजट में जबकि कोई मेजर टैक्स रिफॉर्म प्रपोजल नहीं है, छोटे छोटे हैं, और रिलीफ्स बेशुमार छोटे छोटे दिए गए हैं, तो नतीजा ये कि ये जो 17.5% एफबीआर के रेवेन्यूज में इजाफा होना है, इस साल सिर्फ 10% हुआ है। वो कैसे होगा? सो इट्स अ फ्रेजाइल बजट एंड एन अनयूजुअल बजट। इससे आगे भी इंशाल्लाह और कुछ बात कर लेंगे। सर इसमें अब जो प्रोविंशियल ग्रांट्स की बात आपने की, आप समझते हैं कि प्रोविंसेस जो हैं एट द एंड ऑफ द डे वो इस काबिल होंगे कि फेडरल को जितना रेवेन्यू रखा गया है वो उतना जो है वो जनरेट करके दें? प्लस प्रोविंसेस की तो अपनी स्पेंडिंग भी होती है, तो इसमें आपकी क्या राय है? ये बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि not only are they expected to transfer over $1 trillion to the federal government for the first time in history, साथ साथ ये भी मसला है कि आपने इसके नतीजे में कहा है कि प्रोविंसेस की डेवलपमेंट स्पेंडिंग 22% कम होगी, तो यानी कि तालीम, सेहत, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, बेसिक रोड नेटवर्क्स वगैरह, इस पे डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम होगी इन नॉमिनल टर्म्स। और रियल टर्म्स में तो ये तकरीबन 30% कम हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन व्हाट है। डू यू थिंक पाशा साहब, व्हाट्स द पर्पस कि आप फेडरल को इतना कंसोलिडेट कर रहे हैं, या फिर वहां पे जो आप बजटरी खसारा है उसको फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं? किन चीजों को आपने मद्देनजर रखा है जो आपने ये स्टेप लिया है? देखिए, जो कोट किया गया है बजट डॉक्यूमेंट्स में कि आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज दिस। अब इसकी इंटरप्रिटेशन तो मैं तो नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, बट आई एम श्योर यू विल गेट कमेंट्स ऑन दिस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, तो आप समझते हैं जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो रखी गई है 15,000 अरब का जो टारगेट रखा गया है, इट इज अचीवेबल? देखिए, 15,000 से भी ज्यादा, 15,200 के करीब। और इस साल बड़े मुश्किल से आपने 10% ग्रोथ दिखाई। शॉर्टफॉल जो था इन रिलेशन टू द ओरिजिनल टारगेट तकरीबन 1200 अरब। अगले साल कैसे ग्रोथ होगी इसके हासिल करने के लिए, जबकि आपका नेशनल टैक्स बेस जो है वो मुश्किल से 12% बढ़ेगा, तो ये 17.5% लाने के लिए कम से कम 5.5% रेवेन्यूज में आपको इजाफा ज्यादा बताना है थ्रू टैक्स प्रपोजल्स। मगर कोई मेजर टैक्सेशन प्रपोजल्स नहीं है। बहुत से हैं टैक्स रिलीफ्स के, छोटे छोटे, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स सेल्स में टैक्स वगैरह। जी। सर मगर असल जो बड़ा प्रपोजल चाहिए था आपको, 2-3, वो नहीं है। रिफॉर्म्स पे फोकस बिल्कुल नहीं किया गया। अब आप बात करें एक और जो जीएसटी के हवाले से दिया गया है कि जिसमें थर्ड शेड्यूल में बहुत सारी प्रोडक्ट्स को शामिल कर दिया जाएगा, जीएसटी इंक्रीज हो जाएगा और उससे 70 जो है बिलियन उसकी रखी गई है, एस्टिमेट उसका रखा गया है। इसको कैसे देखते हैं? ये बड़ी बुनियादी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें डेयरी प्रोडक्ट्स आती हैं, जिनमें बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, परफ्यूम, क्रॉकरी, घी, ऑयल, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। इनको कैसे देखते हैं, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी डायरेक्टली मुतासर हो रही है? बिल्कुल नामुनासिब है, इसलिए कि जो बेसिक प्रोडक्ट्स पे, इस तरह का फूड प्रोडक्ट्स पे ख़ास तौर पे सेल्स टैक्स नहीं लगाना चाहिए। आपको अगर वाकई निज़ाम को बढ़ाना है तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जो आपका इनकम टैक्स का निज़ाम है उसको ब्रॉड बेस करें। और तो अभी जो गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया, थोड़ी सी कमी की है सैलरी टैक्स पे और सुपर टैक्स वगैरह में, मगर
आपको ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी बेस पे बढ़ाना है, उस पर कम किया गया है। और दूसरी तरफ जो ट्रेड है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, उसमें छोटों को पकड़ा गया है, बड़े जो हैं वो वही हैं। तो इस तरह के नामुनासिब कुछ स्टेप्स ली गई हैं। बजट इज डिसअपॉइंटिंग इन टर्म्स ऑफ efforts at trying to achieve an ambitious FBR revenue target 17.5%। हो खुदा न खास्ता अगले साल हर तीसरे महीने IMF कहेगी यू आर मिसिंग, या तो थोड़ा सा टारगेट कम किया जाएगा, या फिर हमसे कहेंगे कि लगाओ मिनी बजट लाओ कुछ करो। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। जो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, फाइलर्स का जो टैक्स है वो कम कर दिया गया है, 2.5 से 1.25 कर दिया गया है। फिर ये ख़रीदारी पे है, सेल्स पर भी 5.5 था, उसको भी कम कर दिया गया है। कितनी हेल्प होगी इससे कि वो जो रियल एस्टेट बिल्कुल जाम है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्कुल बैठी हुई है, उससे कुछ हिलजुल हो इस सेक्टर में? देखिए, गवर्नमेंट तो बता रही है अपने बजट के, अपने GDP एस्टिमेट्स में कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो चल रहा है, और माशाल्लाह। और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अभी तक हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसका रुझान जो है वो बदल गया है बिल्कुल। 10 साल पहले या 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा हुआ करती थी बनिस्बत रियल एस्टेट के। आज रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है बनिस्बत इंडस्ट्री के। इंडस्ट्री में तो इन्वेस्टमेंट कोलैप्स हो गया है, और अगर ये कोलैप्स जारी रहता है तो हम अपनी ग्रोथ कहाँ से हासिल करेंगे, हम अपने एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ाएंगे? इसलिए कि रियल एस्टेट सेक्टर तो उसके एक्सपोर्ट ज़ीरो है जी। और अलबत्ता इंपोर्ट होते हैं पार्ट्स वगैरह के, घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह। सो द पॉलिसी हैज़ टू बी टू डिस्करेज रियल एस्टेट एंड प्रमोट इंडस्ट्री। लेकिन सर, इंडस्ट्री तो तभी प्रमोट होगी जब हम अपना एनर्जी सेक्टर बेहतर करेंगे। उसको बेहतर करने के भी कोई खातिर का इकदाम नहीं किए गए। आपको पता है कि हर चीज़ में बिजली चाहिए, और फिर कैपेसिटी पेमेंट्स के जो इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अनएड्रेस ही हैं वो। एक बात पे मुझे मुनासिब लगा इशारा कि साहब ने कुछ हल्का से इशारा ये दिया है कि एक्सपोर्ट के जो यूनिट्स हैं, जिनका हमें पता है कि दे आर प्रोडोमिनेंटली एक्सपोर्टर्स, उन पर शायद बिजली का रेट कुछ मुख्तलिफ रखा जाएगा। बहुत से मुल्क ये करते हैं। इसके बेहतरीन एग्जांपल्स हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक थाईलैंड। थाईलैंड तो एक बड़ा ज़बरदस्त टेक्निक इस्तेमाल करता है कि आपका जो खर्चा होता है बिजली पर, डबल चार्ज करके प्रॉफिट्स इतना ही कम कर दें। दिस इज अ बिग इंसेंटिव। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपनी राना राय हमारे शो में दी। प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आपने मत जाइए। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने, माहिर मआशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शकील रामे साहब, इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू फ़ारूक साहब, कैसे देखते हैं बजट को? पर्टिकुलरली अगर हम हर बजट की बात करें तो वो हमें कभी लगता है कि ये जो है इंडस्ट्री ड्रिवन है, कभी हम बजट के हवाले से कहते हैं कि इस बजट में इस सेक्टर को टारगेट किया गया है, फलां ग्रोथ को टारगेट किया गया है। एक ओवरऑल पिक्चर आपको क्या नजर आ रही है? इस बजट में किस चीज को टारगेट किया गया है? ये 2010 से लेके 2025 तक कुछ 16 बजट सामने आए हैं, और 2010 का साल मैं इसलिए उठाता हूं कि वो साल है जिस साल हमारी नेशनल असेंबली ने 18वीं तरमीम पास की। अब वो 18वीं तरमीम पास होने के बाद जो आमदन विफाकी हुकूमत के पास बचती है, वो तकरीबन आधी मुख्तस कर दी जाती है सूद की मद में, और आधी चली जाती है सूबों को 18वीं तरमीम के तहत। तो कुछ 65% जो है वो विफाक के पास बचता नहीं। जो बजट अब आया है, इसके दो जो दादोशुमार मैंने अभी तक अब तक देखे हैं, दो कंक्लूजन बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो ये कि बजट के अंदर आम आदमी के लिए कोई किसी किस्म की रिलीफ जो है वो नहीं। दूसरा इम्पोर्टेंट इशू ये है कि कोई किसी किस्म का इजाफी बोझ, कोई मेजर बोझ भी मुझे इस बजट के अंदर नजर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा मेजर किस्म का आम आदमी के ऊपर टैक्स नहीं है, कोई इजाफी तकलीफ जो है। ऑलरेडी आप देखिए पाकिस्तान में जिंदगी जो है उसके ऊपर काफी मुश्किलात हैं, तकलीफ हैं। इस बजट के नतीजे में कोई इजाफी तकलीफ जो है
वो अदाद शुमार में मुझे नजर नहीं आती। तो दो बड़े कंक्लूजन हैं, सारे के सारे हजारों जो अदाद शुमार हमारे ऊपर फेंक जाते हैं कि रिलीफ भी नहीं है और इजाफी बोझ भी नहीं है। तो आप इसे एक न्यूट्रल बजट कह रहे हैं कि हुकूमत ने कोशिश की है कि इसमें न्यूट्रलिटी बरकरार रखे, ना फिर वो बोझ डाले ना ही फिर वो रिलीव करे। शकील साहब, आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं आप बजट को? देखिए, इसमें एक चीज़ जो कि अभी फ़ारूक साहब ने बात की है उससे मैं फुली एग्री करता हूँ। एक दो चीज़ें और भी बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर एक, गवर्नमेंट ने ये तहैया कर लिया है कि उन्होंने अपने तमाम एक्सपेंसेस टैक्सेस से पूरे करने हैं। अभी आप जो कहते हैं, जो रिलीफ दिया है टैक्स यानी सैलरीड क्लास को, आप उनका देखें 32% उस पे जाता है, किसी पे टैक्स जाता है, किसी पे 28% की, कितना स्लैब्स हैं 4। अब इतनी बड़ी जो कि उसकी इनकम होगी उसका बड़ा हिस्सा तो टैक्स पे चला जाएगा। फिर उसने जीएसटी भी देना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देने हैं, फिर उसने पेट्रोल पे लेवीज भी देना है, फिर उसने बच्चों की एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में भी करवानी है, हेल्थ भी स्कूल जो प्राइवेट पे जाना है। चलो हेल्थ का अगर साइड पे रखते हैं वो कभी कभार का खर्चा है, मगर स्कूल तो एक परमानेंट खर्चा है। अगर इतना ज़रा टैक्स दे के आपने फिर भी अपनी तमाम चीज़ें खुद ही करनी है, इसका मतलब है सैलरीड क्लास को ये नेगेटिव सैलरीज में जाएंगे, क्योंकि उनके टैक्स वो हर तरफ टैक्स दे रहे हैं। फिर जाकर बाहर की मिसाल देते हैं जी कि वो बाहर भी इतने बहुत टैक्स होता है। आप फिर उनके सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी देखें, उनके सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स क्या होते हैं, एजुकेशन क्या होती है। यहाँ तो एजुकेशन को हमने प्राइवेटाइज कर दिया है और जो बचे खुचे थे वो हम कर रहे हैं जनाब प्राइवेट को दे रहे हैं। वहाँ पर क्या क्वालिटी है किसी को कोई नहीं पता, अभी तक क्वालिटी की बात हो रही है। हमारा जो ऑलरेडी जो बच्चे हैं स्कूल से बाहर हैं वो यानी कि 2.6 मिलियन थे, अब हो सकता है वो बढ़ भी चुके हों। अब इस सारी सिचुएशन में मेरा तो ख्याल कहता है जो टैक्स ये है कि अभी यानी कि आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा अभी मज़ीद, क्योंकि इसमें टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब अभी जो टैक्स के जो अहदाफ ने अभी जो आम बनाया है, आमदनी उन्होंने काउंट किया है वो 17,000 से ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये है कि अगर 17,000 से ज़्यादा है तो इनको मज़ीद टैक्स लगाने पड़ेंगे इस साल। अब वो कहाँ लगाते हैं? अभी तो बजट में इन्होंने कह दिया जी हमने ये स्लैब कम कर दिया या वो कर दिया, वो कहाँ लगाते हैं? ये एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा कि अभी भी इन्होंने अपना कोई शॉर्टफॉल को कम करने के लिए ईरान और यूएस की वार का बहाना बना के लेवीज इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि वो आम आदमी की इन्होंने कमर तोड़ के रख दिया। वो ये नहीं सिर्फ गाड़ी वाले पे के लिए प्रॉब्लम है, जैसे ही आपका इस तरह एनर्जी की प्राइस बढ़ती है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कास्ट बढ़ती है। अगर कास्ट ना भी बढ़े इलेक्ट्रिसिटी, चलो हम नहीं कहते यूज़ करते, हम सोलर पे चले गए हैं, मगर जिनको आपने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है उनकी का वो तो कहेंगे जी अब ये आपको इस रेट पे हमें मिल रहा है तो हमें तो जाहिर ऐसे बात ही है है। इस हिसाब से हमें कैपेसिटी पेमेंट करें। इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हैं मेरा ख्याल कहता है कि अभी कुछ मुश्किल दिन अभी काफ़ी लंबे चलेंगे। ये लंबे चलने वाले खसूसन फारूक साहब 1,727 अरब रुपए जो पेट्रोलियम लेवी से हमने इकट्ठा करना है बजट में रखा गया है। अब ये जो टैक्सेशन है खसूसन पेट्रोलियम लेवी पर वो लिंक की जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, पेट्रोल की तरसीलात से। आप क्या समझते हैं कि जो खसूसन टैक्स टारगेट भी रखे गए हैं 15,000 अरब रुपए, वो उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बजट का खसारा होती है। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि 100 माशी बीमारियों की जड़ जो है वो बजट का खसारा है। 2019-20 में जो बजट का खसारा था वो तकरीबन 9.1% था जीडीपी का। इस साल वो बहुत तेजी से गिरा है, वो 4% से नीचे चला गया है और अगले साल का जो टारगेट जो हद रख रहे हैं वो उससे भी कम रख रहे हैं। ये एक कामयाबी है जो हमें इकोनॉमिक सर्वे में कल बताई गई थी, सामने आई थी। ये मैं इसलिए सामने रख रहा हूँ कि इसका जो असर है वो शॉर्ट टर्म में तो नहीं आएगा, लेकिन वो मीडियम टर्म में आम पाकिस्तानी तक पहुंचता है। देखिए, अगर बजट का खसारा इतनी तेजी से गिरता है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को जो इजाफी नोट छापने पड़ते हैं उनमें कुछ कमी वाक़ई हो, उतने नहीं छापने पड़ेंगे जितने 9% पे छापने पड़ते थे। और जब नोट ज्यादा छपते हैं तो फिर आप सोचिए कि महंगाई ज्यादा होती है। अब क्योंकि हुकूमत का खसारा 9% से वो 4% से नीचे चला जाएगा, तो हुकूमत को उतने नोट नहीं छापने पड़ेंगे। दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि वो अपना खसारा पूरा करने के लिए इजाफी कर्जात लेती है मार्केट से, और जब इजाफी कर्जात लेती है तो जो बिजनेसेस हैं उनके लिए जो कर्जे की
रकूम है वो कम रह जाती हैं। तो वहाँ पे भी एक इजाफा आएगा, बिजनेसेस के पास ज्यादा बोरो करने के जो मौके हैं वो सामने आएंगे। और जब बिजनेसेस बोरो करते हैं, बिजनेसेस प्राइवेट बिजनेसेस एक्सपैंड करते हैं, तो आप सोचिए कि जो रोजगार के मौके हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रांग है और ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ये एक डेवलपमेंट सामने आई। आप टैक्स कर रहे थे, पेट्रोलियम लेवी के मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। और उसकी वजह ये है कि वो आप सोचिए कि इन्फ्लेशन को परमानेंट कर देती है। यानी कि अब अगर आलमी मंडियों में तेल की कीमत नीचे भी आती है, तो हमने जो अपना पेट्रोलियम लेवी फिक्स कर रखा है उसमें हम अपने डोमेस्टिक प्राइसेस जो है उसको उस लिहाज से प्रोपोर्शनेटली नीचे नहीं ला पाएंगे। और जब पेट्रोलियम लेवी उसके अंदर पेट्रोल की कीमत के अंदर जो है वो परमानेंट कर दिया गया है, तो ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत तक नहीं महदूद रहता, इवेंचुअली आपके और मेरे किचन में पहुंच जाता है। और ये हमने देखा है कि पिछले कोई 8-10 दिन पहले का जो पाकिस्तान सीबीएस का जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए थे, उसमें उन्होंने बताया कि प्याज की कीमत में 42% का इजाफा है, आटे की कीमत में कोई 31% का इजाफा है। ये ऑलरेडी कीमतें हमें जो पेट्रोलियम लेवी का मामला है वो ऑलरेडी कीमतों में नजर आना शुरू हो गया है। तो दो चीजें हो गई। पेट्रोलियम लेवी इज स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जो बजट का खसारा नीचे आया है वो बहुत पॉजिटिव न्यूज है। एक और नेगेटिव न्यूज है जो बजट में हमें कहीं नजर नहीं आई, वो है इस्लाहाती एजेंडे के हवाले। यानी कि कहीं भी कोई इस्लाहाती कदम उठता हमें हुकूमत की तरफ से नजर नहीं आ रहा, चाहे वो बिजली का शोबा हो, चाहे वो आपका गैस का शोबा हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन स्टेट और एंटरप्राइज का शोबा हो। उस बड़े बड़े नुकसान हैं, उनकी तरफ मुझे कोई रिफॉर्म्स नजर नहीं आ रही हैं आपको। मैं जावेद कुरैशी साहब से जानना चाहूँगा, चूंकि राइट नाउ एक बड़ा इशू होता है रिटेलर्स का कि उनको टैक्स नेट में किस तरह लाया जाए, फिर फिक्स टैक्सेशन स्कीम्स के हवाले से बातचीत चल रही थी। जावेद साहब कैसे देखते हैं ताजिर खसूसन इस बजट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजिर तो इस बजट को कोई ऐसा कोई खास बजट नहीं है जिसके अंदर ताजिर बिरादरी इससे ज्यादा खुश हो, और ना कि आवाम के लिए कोई इसमें कोई रिलीफ रखा गया है इस बजट के अंदर। लेकिन हमारा जो एक दरीना मुतालबा था FBR से कि 1 पेज जो रिटर्न फॉर्म वो हुकूमत ने मान लिया। फिक्स टैक्स उन्होंने कह दिया कि जी 25,000 रुपए का आप टोकन दें, और जो टैक्स नेट में लोग नहीं हैं 30 करोड़ रुपए तक की लिमिट उन्होंने रखी है जो इस टैक्स के अंदर आएंगे। उसके अंदर ताजिर बिरादरी को उसमें 2 फायदे भी हैं और कुछ उनके नुकसानात भी हैं। फायदे तो वो ये हैं कि वो पॉइंट ऑफ सेल से बच रहे हैं, ऑडिट से बच रहे हैं इस फिक्स स्कीम के तहत। और जो फॉर्म जो उन्होंने दिया है 1 पेज का, जो मुकामी जुबान में भी होगा, उसमें लोगों को रिटर्न दाखिल करने। दूसरी बात यह है, अब उसके साथ हमारे पास 80 और 85% छोटा दुकानदार है, वो ये टैक्स उस पर भारी होगा। हमारी मुल्क की लोगों की मंतक हमें समझ में नहीं आती। अब वो कहते हैं टर्न आउट पे आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। 1% टैक्स देने का मकसद ये है कि मैंने साल के अंदर 2 करोड़ रुपए की सेल की है तो मुझे 2 लाख रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। लेकिन मैंने इसके अंदर 3 लाख का विद होल्डिंग टैक्स दिया है, वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो लाख रुपए मुझे रिफंड नहीं होगा। तो ये अब टर्नआउट पे टैक्स, अब हुकूमत है, अब जो पॉलिसी दे, हमें हुकूमत ने और छोटे ताजरों ने पहले ही वो पिसा हुआ तबका है, और इंशाल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश है कि हम ताजिर बिरादरी को हुकूमत से कोई रिलीफ दिलवा पाए। लेकिन हुकूमत रिलीफ देने के मूड में नहीं है। ये कोई इतना कोई अच्छा बजट मैं उसे नहीं कह सकता अब तक के आदाद-ओ-शुमार जो आए हैं। दूसरी बात यह कि खत्ते के अंदर हमारी जो गुर्बत की जो शरह है वो 28.9 है। ये इंतहाई तशवीश वाली बात है। इस तरीके से दुकानदार भी सारे दिन बैठा हुआ इंतजार कस्टमर का करता है। महंगाई की शरह इस कदर बढ़ चुकी है
कि हर चीज बंदे की लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात करें। प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप पे जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील साहब, अगर बात करें ताजिर बरादरी की, खसूसन जो रिटेलर्स हैं, इनको टैक्स नेट में लाने के एक हमारा बहुत बड़ा मसला है जो कि हम एक अरसे से डिबेट करते आए हैं। दी अदर डे आई वाज हेयरिंग शब्बर जैदी साहब जो कि कह रहे थे कि यार राजा बाजार में जाके टैंक खड़ा कर दे। वो कहते हैं कि मैं जब था मैंने बड़ी कोशिश की कि इनको किसी तरह से टैक्स नेट में लेके आए, और फिर उसके हुआ ये कि अल्टीमेटली निगोशिएशंस करनी पड़ी कहीं तीसरी जगह पे बैठ के। तो ये जो टैक्स नेट बढ़ाना है, फिर इसका एक अलग, वो मैं फारूक साहब से पूछूंगा कि टैक्स नेट तो आपने बढ़ा दिया, रेवेन्यू मजीद जनरेट कर दिया, लेकिन उसका आपका इस्तेमाल कैसा है? शाह खर्चियाँ आपने कम की हैं या नहीं, या सरकारी अखराजात आपके कमी हुई है या नहीं, या ऐसे इदारे जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनमें राइट साइजिंग हुई है या नहीं, ये अलग डिबेट है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हुकूमत क्या कुछ कर सकती है? देखें, जो जो अभी ये ताजरों को टैक्स लाने के बाद है, जिस तरह अभी ये फरमा रहे थे कि मुझे 1% देना पड़ेगा, अगर 2 करोड़ कमाऊं तो 2 लाख। आप सैलरी क्लास से देखिए, अगर कोई बंदा 5 लाख कमा रहा है पर मंथ, उसको शायद इससे ज़्यादा कितना देना पड़ता है। बात ये है कि हमें पूरी जो सोसाइटी है इसको समझने मैं की जरूरत है। मैं फारूक साहब को इंटरेप्ट कर रहा हूं। हमने सैलरी पर्सन की सेविंग है, हमारी टर्न आउट पे पैसा टैक्स दिया जा रहा है। थोड़ा सा करेक्शन कर लें प्लीज आप। हमारी भी टर्न आउट ही है कि जो पूरे महीना के एफर्ट लगा के हम करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्किल की इन्वेस्टमेंट है। आपकी अगर सरमाए की है तो दूसरे की स्किल की इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरे को मत कहें कि वो सर पता नहीं मुफ्त में लेके आ रहा है, अगर उसको वैसे उसने बाद नाम लिखा हुआ तो उसको घर पे पैसे भेज देते हैं। वो स्किल है, उसने इतने साल उसने अपने एजुकेशन के एक्सपेंसेस बर्दाश्त किए होते हैं, सारा कुछ किया होता है, वो स्किल सेट लेके आता है। तो बात यह है कि देखें, अब जो है कि जिस जो क्या कहते हैं टैक्स है, इसको पहले तो सिंप्लीफाई करें। अब कितने टैक्स है, आप जितने भी मार्जिन लगाते जाएं, आप अल्टीमेटली जो कि बिजनेस है वो कहता है हम बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, उन पर टैक्स कितना है? अगर उनमें सेल्स टैक्स उन पर लगता है, वो शिफ्ट हो जाता है कंज्यूमर पे। अगर किसी पे लेवी लगता है, कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है। जो भी टैक्स आता है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है विद द नेम ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक हम ये एक बैलेंस एक सिस्टम नहीं लेके आएंगे, महंगाई का ये सर्कल चलता रहेगा। आज अगर सैलरी क्लास में होकर जब एहतजाज करते हैं, हम नहीं देते टैक्स, क्यों दें हम इतना ज़्यादा टैक्स? हम 32% क्यों दें? हम 25% क्यों दें? हमारे पे क्यों ज़्यादा है? अगर हमने ये देना है तो मैं एजुकेशन फ्री करें, हमारी हेल्थ फ्री करें, हमारा सारा कुछ जिस तरह सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो करें। अभी हमारा टैक्स नेट बढ़ाने पे बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पे बात हो रही है कि जिस तरह जनाब उसको उस पर मज़ीद लगा दो, उस पर मज़ीद लगा दो, ये लेवी लगा दो, ये वो लगा दो। इस तरह जो टैक्सेस हैं ये किसी माशत को नहीं चलाती। एक और बात याद रखें, हमारा जो फंडामेंटल गलत है ना हमारी इकानमी का, वो ये है हम टैक्स पे मुल्क चलाना चाहते हैं। कोई मुल्क टैक्स पे नहीं चलता। नॉन टैक्स रेवेन्यू उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज के लिए स्टेट ओन इंटरप्राइजेज चलाती हैं, और हमारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने, दूसरी रूलिंग पार्टीज इंटरफेरेंस ने हमारे स्टेट ऑफ इंटरप्राइजेज का क्या हाल कर दिया है। आप कंबर मैं अभी छोड़ जाऊंगा, उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो किसी डूबते हुए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे और समझता है जो कभी ये दोबारा सिस्टम जो कि बिजनेस है ये दोबारा खड़ा नहीं हो सकता? कोई दुनिया का है ऐसा कोई ऐसा बिजनेसमैन? अगर सारे बिजनेसमैन पाकिस्तान के स्टेट ऑफ इंटरप्राइजेज को खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब उनमें जान है, मसला कहीं और। लेकिन शकील साहब, फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर करना है तो फिर हुकूमत ने इसको फराम करना है। फिर आप अगर बात करते हैं कि यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है। अल्टीमेटली देखें, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुई है, फिर एक्सपोर्ट कम हुई है। अगर आप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ही नहीं दे रहे अपने मुल्क में, और फिर सबसे बड़ा मसला तो अब ये भी है कि 26वीं या 27वीं तरमीम के बाद तो वो कहते हैं कि अगर हमारी कोई मसला हो जाता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हम लेके कैसे जाएं, आपकी अदालतों पे बहुत बड़े सवालात उठ जाते हैं। जी, यही तो मसाइल है कि हमारी जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बात हो सकती है। मुझे अभी एक और जगह जाना है तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर छोड़ूंगा, इसलिए इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। ये सवाल फारूक साहब से पूछिएगा। थैंक यू। ठीक है फारूक साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या कंड्यूसिव जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। हुकूमत उसको देने के लिए ज़ाहिर बात है आपने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, आपने अपनी इनकम जनरेट करनी है, तो उसके लिए आपको इकदाम उठाने पड़ेंगे। हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है? पर्टिकुलरली आपको उस डायरेक्शन में चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं? ये दो बड़े पहाड़ जैसे चैलेंजेस। पहला है बिजली का टैरिफ,
अगर पाकिस्तान में वो 11 सेंट का एक यूनिट है और हमारे हमसाया ममालिक जो हैं वहाँ पे उससे आधी कीमत पे बिजली मिल रही है, तो फिर तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो उनके साथ compete करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला जो इशू है वो मैं समझता हूँ कि बिजली के टैरिफ का है। और दूसरा जो पहाड़ जैसा चैलेंज है वो कॉर्पोरेट टैक्स का है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में आप कंपनी बनाएं, उस पे 60-62% तक उसकी आमदन के ऊपर जो है वो टैक्स लगना शुरू हो जाता है। रेगुलर टैक्स है, उसके ऊपर सुपर टैक्स है, फिर डिविडेंड पार्टनर टैक्स है। अगर किसी स्टेक शेयर होल्डर को बांटते हैं प्रॉफिट, उसके ऊपर अलग टैक्स लगाते हैं। तो ये 60-62% पे चला जाता है। अब आप 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के, मैं ढूंढने निकला तो मुझे एक अफ्रीका का मुल्क मिलता है जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो पाकिस्तान के कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा था। बाकी आप समझिए कि 191 ममालिक ऐसे हैं जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स का रेट पाकिस्तान के कॉर्पोरेट टैक्स रेट से नीचे है। तो एक बिजली का टैरिफ और दूसरा टैक्स रेट, ये दो अगर मामले जो हैं इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की तरह एक बिजली सेक्टर को प्रोवाइड कर दी जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंतहाई कंपेटिटिव सेक्टर है। वो दुनिया में किसी भी और सेक्टर से compete कर सकता है। शर्त ये है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। इसमें आपने एनर्जी की भी बात की, चूंकि एनर्जी का सेक्टर एक बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं कि उसमें हमारी बहुत ज़्यादा डेट सर्विसिंग भी जाती है। और डेट सर्विसिंग की अगर बात करें तो तकरीबन आधे से ज़्यादा बजट तो हमारा उसमें चला जाता है। आधा बजट 7,000 अरब अभी भी रखा गया है, 3,000 अरब जो है वो आपकी सूद की अदायगियों का भी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इसको कम करने के लिए वो एक लंबी डिबेट है कि हमने रिफॉर्म्स में जाना है, लाइन लॉसेस कम करने हैं, थेफ्ट कम करना है, लेकिन राइट डायरेक्शन में कोई स्टेप तो उठाया जाए। अब इट्स 5th बजट शहबाज शरीफ साहब का एज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हमें आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे फारूक सलीम साहब, उस तरह से रिफॉर्म्स तो होती किसी सेक्टर में नजर ही नहीं आई है। ये बिजली का आई थिंक सबसे बड़ा जो खतरा है, जो चैलेंज है, वो बिजली का शोबा है। आप सोचिए कि अगर आपने एक माशी बिल्डिंग खड़ी करनी है, चाहे वो 10 मंजिला हो या 100 मंजिला हो, उसकी जो बुनियाद है वो उस मुल्क का तवानाई का शोबा होता है। और अगर तवानाई के शोबे के अंदर, अगर हमारे बिजली के शोबे के अंदर 2,500-3 हज़ार अरब का गर्दिशी कर्जा चल रहा है, पहले गैस के सेक्टर के हवाले से जो है वो गर्दिशी कर्जा सामने नहीं आता था, अब वो कोई 3,500 अरब का गर्दिशी कर्जा वहां पे नजर आ रहा है। तो तवानाई के शोबे को अगर कलेक्टिवली देख लें तो तकरीबन 6,000 अरब रुपए का तो सिर्फ गर्दिशी कर्जा चल रहा है। और मुझे पिछले कई सालों से हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो पीटीआई की हो या वो पीएमएलएन की हो, बिजली के शोबे के अंदर कोई मेजर रिफॉर्म एफर्ट, कोई इस्लाहाती इकदाम जो हैं वो उठते हुए नजर नहीं आते। जावेद साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा। आप क्या समझते हैं कि मुख्तलिफ हुकूमतें आई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी आई, अभी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी ने भी अपना दौर किया, ताजिर 2 स्कीम किसके दौर में ज्यादा अच्छी रही? देखिए जी, मैं तो इन तीनों हुकूमतों को बड़े करीब से हमने देखा है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक बात आम थी कि ये ताजिर दोस्त स्कीम लिए, ये ताजिरों के लिए बेहतर काम करते हैं। लेकिन अफसोस हमें होता है कि हमने तीनों हुकूमतों में देखा ताजिरों के लिए इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ताजिर तबका इनसे ज्यादा खुश हो। और आने वाला, जैसे फारूक सलीम साहब ने एक बात बताया, जो गर्दिशी कर्जा जो है ये मुल्क का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क इस गर्दिशी कर जो आईपीपी से जो मुआहिदे हुए हैं वो मुझे नहीं समझ में आती कि बगैर देखे सोचे समझे वो मुआहिदे किए गए। आपकी जनरेशन के जो उनकी जनरेशन है वो सारी हमें लेनी है, कंज्यूम हमारी हो नहीं रही। तो इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। मुल्क को चलाने के लिए दूसरी बात ये थी, अभी जो साहब आपसे चले गए, मैं भी यही बात कहना चाहता था, टैक्स की शरह बढ़ाने से बेहतर है टैक्स का दायराकार बढ़ाया जाए। अफसोस ये होता है कि हुकूमत ने एक टेबलेट एंटीबायोटिक है उससे तमाम बीमारियों का इलाज उन्होंने सोचा कि इसी से करना है कि टैक्स की शरह बढ़ाते जाएं और इस मुल्क को चलाते जाएं। मुल्क इस तरीके से तरक्की नहीं करेगा। जो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है उन्हें लेकर आना चाहिए, जो
लोग टैक्स नहीं देते, उनको ऊपर टैक्स लगना चाहिए, था वो कोई भी शोबा हो। दूसरी बात है कि सस्ती एनर्जी की तरफ हम जब जाते हैं सोलर के ऊपर, तो हुकूमत ने वहां भी कोई रिलीफ नहीं दिया, उसके ऊपर भी टैक्स की बात कर दी। ग्रीन मीटर की बात हम जब करते हैं, पहले एक प्रोग्राम उन्होंने दिया, उसे जारी नहीं रखा गया, फिर उसके बाद उसमें तरमीम, फिर उसके बाद तो मुझे बताएं कि पहली बात तो मुल्क के अंदर ना तो गैस है इस वक्त, ना बिजली है, ना पानी है। आज कराची की सूरत हाल आप देख रहे हैं, हर चीज हम पैसों से खरीद रहे हैं। क्या हम सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू देने वाला जो शहर है और जो सूबा है, सूबा सिंध, और उसके साथ क्या आज सलूक हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं हुकूमत से, सूबाई और वफाकी हुकूमत से, कि आप क्यों नहीं इधर तवज्जो देते। हमारी एक आम बात मिसाल मशहूर है कि जो बेटा ज्यादा कमा कर लाता है तो माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। यहाँ तो हकीकत उसके बरक्स है। आज आप देखें हमारे कराची के रोड, रास्ते, ना वहाँ पानी है, आप लोग टैंकर खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं, ना गैस ठीक। है। सुबह अपने ऑफिसों में कारोबारी लोग जब जाते हैं तो उनको गैस नहीं मिलता, सही। एलपीजी के जो रेट जो है वो ब्लैक हो रहा है। तो ये तमाम चीजें सोचने की जरूरत है। हमारी जैसे फरूक सलीम साहब ने बताया 11 सेंट पर यूनिट हमारी है और दूसरे खत्ते में इससे आधी कीमत पे है। ठीक नाज़रीन, प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। कंपलसरी को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।